हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ पिछले वीडियो में किए गए चर्चा उदासीनता वक्र विश्लेषण के दूसरे भाग के साथ। आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा की सहायता से कैसे हम उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता संतुलन पर उपभोक्ता के आय में वृद्धि या कमी का उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इनकम कंजम्पशन कर्व अर्थात आईसीसी, उसको हिंदी में बोलते हैं आय उपभोग वक्र, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और एंजिल वक्र जो कि आय और वस्तु के मांग मात्रा में संबंध बताता है, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता का संतुलन अर्थात अधिकतम संतुष्टि, पॉइंट ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब जहां उपभोक्ता जिस बिंदु पर से हटना नहीं चाहता है, संतुष्टि की अधिकतम बिंदु। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि की बिंदु जहाँ से उपभोक्ता हटना नहीं चाहता है, उसको हम लोग उपभोक्ता का संतुलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे उपभोक्ता मानचित्र को। ठीक है, उपभोक्ता के अधिमान मानचित्र को। यहाँ पर IC1, IC2, IC3, IC4 4 अधिमान वक्र हैं। TS बजट रेखा है। ठीक है, और उस पर विभिन्न संयोग A, B, C, D, E है जो अधिमान वक्र से संबंधित हैं या संलग्न हैं। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं संतुलन के शर्त की कि उपभोक्ता संतुलन में कब होगा। तो सबसे पहला शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। ठीक है, और दूसरा शर्त है कि संतुलन बिंदु पर वक्र का मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए, अर्थात MRS ऑफ XY अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसे भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में विशेष रूप से देखा था, घटती हुई हो। ठीक है, तो ये दो शर्त जहाँ पूरे होंगे वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। ये दोनों शर्तें कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है? बिंदु C पर। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आप लोग, बिंदु C पर IC3 जो है कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है और IC3 मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर भी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन C बिंदु पर होगा और वह X वस्तु की OX1 मात्रा खरीदेगा और Y वस्तु की OY1 मात्रा खरीदेगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन A, B और D, E बिंदु पर क्यों नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इस मानचित्र में विशेषताएं ये होती है कि जब उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर होता है तो उसकी संतुष्टि अधिकतम होती है। ठीक है, वो हमेशा निचले उदासीनता वक्र की अपेक्षा ऊंचे उदासीनता वक्र को प्रेफर करता है। ठीक है, इसी कारण से बिंदु A, बिंदु B, बिंदु D और बिंदु E को प्रेफर नहीं करेगा और वो अपना संतुलन बिंदु C पर करेगा और अपना संतुष्टि अधिकतम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ असामान्य उदाहरण हैं उदासीनता वक्र के, जो आप अपने स्क्रीन पर पहला उदाहरण देख रहे होंगे कि IC3 इस पर मतलब IC जो है डिफरेंस कर्व इस प्रकार से भी खींचा जा सकता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और यहाँ पर संतुलन बिंदु
ए पर होगा, अर्थात क्या होगा कि कोणीय हल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कोणीय हल यहाँ बिंदु ए पर प्राप्त हो रहा है। ऐसा परिस्थिति कब आता है कि जब उपभोक्ता किसी एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि वस्तु एक्स का कोई मात्रा उपभोक्ता उपभोग नहीं कर रहा है और वस्तु वाई का वो मात्रा उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले चित्र पर चलते हैं। बस इसका उल्टा है, यहाँ वस्तु y का 0 मात्रा उपभोग हो रहा है और x का वो भी मात्रा उपभोग हो रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ तब आती है जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का परिस्थितिवश या रुचिवश उपभोग कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे संतुलन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय हल बोलते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मूल बिंदु की और कन्वेक्स ना हो करके कनकेव आप IC देख रहे होंगे, IC1, IC2, IC3, IC4। कनकेव मतलब ना तो दर। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? ऐसी परिस्थितिवश ही उत्पन्न होती है, अर्थात कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता धोती क्रय कर रहा है। ठीक है, और धोती के साथ वो हैट तो नहीं खरीद सकता। ठीक है, धोती के साथ वो पतलून तो नहीं खरीद सकता, वो हमेशा क्या करे, कुर्ता ही खरीदेगा। तो इसी तरह के कुछ संयोग जब बनते हैं, जब मजबूरी बस एक वस्तु के साथ दूसरा वस्तु लेना अनिवार्य होता है और उसी कॉम्बिनेशन में वो अच्छा लगता है, तब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। ऐसी स्थिति में भी उपभोक्ता जो है कोणीय संतुलन प्राप्त करता है, कोणीय हल प्राप्त करता है। जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे होंगे, सबसे उच्च अंदिमान वक्र IC4 के बिंदु B पर उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी तरह उसी का जस्ट उल्टा है कि यहाँ पर वस्तु केवल, यहाँ भी कोणीय संतुलन हो रहा है और यहाँ वस्तु y का केवल उपभोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, वस्तु x का केवल उपभोग हो रहा था। ठीक है, ये संयोग होता है, मतलब परिस्थिति बस ऐसी अंधिमान वक्र निर्मित होता है। अब चलिए स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि कैसा हो सकता है अंधिमान वक्र और संतुलन कैसे होगा। तो इस यहाँ पे कॉर्नर सॉल्यूशन होगा और अंधिमान वक्र जो है सीधी रेखा होगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। पहले चित्र में हम लोग देख रहे होंगे कि संतुलन जो है बिंदु ए पर होगा और उपभोक्ता जो है वस्तु x का कोई मात्रा नहीं खरीदेगा, y का OA मात्रा खरीदेगा। उसी तरह निचले चित्र में आप लोग देख रहे होंगे वस्तु x का OB मात्रा खरीदेगा, y का एक भी वस्तु मतलब एक भी यूनिट नहीं खरीदेगा उपभोक्ता। ऐसा स्थानापन्न वस्तुओं के किस्म होते हैं। स्थानापन्न वस्तु आप लोग जानते हैं, वैसी वस्तुएं जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। उदाहरण स्वरूप चाय या कॉफ़ी का हम उदाहरण आराम से ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों की। तो उन प्रभावों में सबसे पहला है आय प्रभाव। मतलब हम लोग जानते हैं कि इनकम बढ़ेगा, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा या उपभोग के लिए उसका प्रेफरेंस बदल सकता है। तो इसी संदर्भ में चलिए हम लोग आप विश्लेषण करते हैं आय प्रभाव की कि आय प्रभाव क्या है। तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसके कुल मांग पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने बताया, तो उसे आय प्रभाव कहते हैं। यह मान्यता रखते हुए कि उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें रुचि व अधिमान परिवर्तित न हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम स्थिर मान लेते हैं रुचि, अधिमान, आदत, फैशन इत्यादि को, और केवल हम लोग आय का इफेक्ट देखते हैं उपभोक्ता के संतुलन पर। ठीक है, तो चलिए, और आय उपभोग वक्र क्या होता है ICC? तो आय के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाले संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आय उपभोग वक्र कहते हैं। श्रेष्ठ वस्तु के लिए ICC धनात्मक होती है और निम्न वस्तु के लिए ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे आय उपभोग वक्र को। ICC आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है,
और यहाँ हम लोग देख रहे हैं आईसीसी है, 4 आईसीसी है। मैंने नंबरिंग करना नहीं किया है, कर देता हूँ। आईसी ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बजट रेखा R1S1 है, ठीक है। फिर उसमें जो संतुलन बिंदु है वो E है, उसी तरह ये E1 है, E2 है, ये E3 है, ठीक है। ये चारों बिंदु अब इसको मान लेते हैं। तो अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने से क्या होगा कि बजट रेखा परिवर्तित कैसे होगा कि दोनों वस्तुओं की खरीदने की क्षमता जो है उपभोक्ता की बढ़ेगी अगर आय बढ़ती है। तो कैसे विवर्धित होगा, R1S1 से बढ़ के आय वक्र क्या हो बजट रेखा क्या हो जाएगा, R2S2 हो जाएगा। फिर आय बढ़ती है तो R3S3 हो जाएगा। फिर अगर आय बढ़ती है तो R4S4 हो जाएगा। और उसी अनुपात में उपभोक्ता ऊंचे अंधिमान वक्रों पर शिफ्ट होता चला जाएगा। और जहाँ जहाँ जिस जिस बिंदु पर संतुलन होगा उसको जब हम लोग मिला देंगे एक सीधी रेखा से, तो उसको हम लोग ICC बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ये तो था श्रेष्ठ वस्तुओं के संदर्भ में। अब देख लिए हीन वस्तु अगर होगी, ठीक है, तो हीन वस्तु के संदर्भ में ICC कर्व कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रीन पर उपलब्ध है अभी। जब Y वस्तु हीन है, ठीक है, हीन मतलब निम्न वस्तु की प्रकृति आप लोग जानते हैं कि जब आय थोड़ी सी बढ़ेगी तो थोड़ा उपभोग उसका बढ़ेगा। लेकिन जब आय अच्छी मात्रा में बढ़नी, पर्याप्त मात्रा में बढ़नी शुरू होगी तो व्यक्ति क्या करेगा, बेहतर वस्तु की तरफ शिफ्ट करेगा। ये सामान्य व्यवहार होता है उपभोक्ता का। तो उसी आधार पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि Y हीन वस्तु है, तो उस परिस्थिति में ICC वक्र हमारा कैसा होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये रहा आपका ICC वक्र, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले बजट रेखा क्या थी, S2 थी, फिर ये S2 फिर S1 और फिर तीसरा S3 ये बजट रेखा है। यहाँ Y हीन वस्तु है और X श्रेष्ठ वस्तु है। तो क्या करेगा उपभोक्ता, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो अपना सारा आय जो है वो X वस्तु पर व्यय करेगा, Y वस्तु का उपभोग सीमित रखेगा। जहाँ पर वो पहले था उसे कुछ हल्का बढ़ाए तो बढ़ाए, नहीं तो वो उसी बिंदु पर स्थिर रहेगा। इस प्रकार उपभोग रीस्ट्रक्चर होगा आय बढ़ने के साथ। अगर घटता है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए पहले सबसे शुरुआती बिंदु S3 था, फिर घटने के बाद S2 हो जाता, ये S2 हो जाता है और फिर घटने पर S1 हो जाता है। तो उसी अनुसार फिर संतुलन वापस इसके रिवर्स में होगा। मतलब पहले संतुलन बिंदु IC3 पर था, उसके बाद IC2 पर और उसके बाद IC1 पर वो संतुलन बिंदु शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हम लोग। अब यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग X वस्तुहीन है, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ X वस्तु आय बढ़ने के बाद हम लोग X वस्तु का उपभोग बंद कर देंगे। मतलब जहाँ तक हम लोग उपभोग कर रहे थे, मतलब उसी स्तर पर रहेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे नहीं। आय का संपूर्ण आय जो भी बढ़ेगी उसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, Y वस्तु को खरीदने में व्यय करेंगे, न कि X वस्तु को खरीदने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग तुलना करते हैं कि आय उपभोग वक्र और एंजिल वक्र में क्या संबंध है, ठीक है। क्योंकि आय उपभोग वक्र भी क्या दिखाता है, आय में परिवर्तन के उपरांत वस्तु के उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में व्याख्या करता है कि वो अपना व्यय किस दिशा में मोड़ेगा, ठीक है। उसी तरह एंजिल वक्र क्या दिखाता था कि आय के एक निश्चित स्तर पर, जब मतलब आय जैसे जैसे बढ़ती है तो किसी एक वस्तु के मात्रा में, ठीक है, वो किस प्रकार कमी या
वृद्धि करता है, ये चीज़ कौन, एंजिल वक्र दिखाता है। चलिए हम देखते हैं। अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एंजिल वक्र वस्तु पर किए गए व्यय के जगह खरीदी गई मात्रा को आय से संबंधित करता है। ठीक है, सबसे पहला बात, एंजिल वक्र वस्तु पर किए गए व्यय की जगह, हम लोग यहाँ आईसीसी में क्या देख रहे हैं कि व्यय, किधर व्यय करेगा अपना उपभोक्ता, इनकम जो एक्सेस बढ़ेगा या अगर घट जाता है तब कैसे रिस्ट्रक्चर करेगा अपनी इनकम को। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एंजिल वक्र क्या करता है, खरीदी गई मात्रा के साथ संबंध व्यक्त करता है आय का। आय अगर बढ़े तो वस्तु की खरीद की मात्रा बढ़ जाती है, आय अगर घटे तो वस्तु की खरीद की मात्रा घट जाती है, धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। अब चलिए अगला देखते हैं कि एंजिल वक्र अनुलंब अक्ष पर, अनुलंब अक्ष आप लोग समझ रहे होंगे, ये वाई अक्ष ये वाला अनुलंब अक्ष पर, ठीक है, उपभोक्ता की आय को मापता है, जबकि आईसीसी विश्लेषण में वाई अक्ष पर वाई वस्तु और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु होता है। ठीक है, मतलब एक अक्ष पर हम लोग एंजिल वक्र में क्या मापते हैं, उपभोक्ता की आय को मापते हैं, और एक अक्ष पर क्या लेते हैं, मतलब एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, एक्स वस्तु को लेते हैं। मतलब एक अक्ष पर वस्तु होता है और एक अक्ष पर आय होता है उपभोक्ता का। चलिए अब आप इनको कुछ चित्रों में देख लें एंजिल वक्र को। ये रहा आप एंजिल वक्र आवश्यक वस्तु के संदर्भ में कि किस प्रकार एंजिल वक्र बनेगा। ये हमने वाई अक्ष पर इनकम लिया है उपभोक्ता का, ठीक है, और एक्स अक्ष पर क्या लिया है, खरीदी गई मात्रा लिया है। ठीक है, तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे उपभोक्ता जो है वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बढ़ा रहा है, लेकिन किस दर से, घटती हुई दर से। ठीक है, घटती हुई दर से, दर क्या है, घट रही है। ठीक है, खरीदी गई मात्रा की दर। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे OQ1 जो है ये दूरी इस Q1 Q2 से छोटी है। ठीक है, और Q2 Q3 जो है Q1 Q2 से छोटी है। फिर उसी तरह Q3 Q4 जो है Q2 Q3 से छोटी है। मतलब दर जो है घट रही है आवश्यक वस्तु के संदर्भ में। आवश्यक वस्तु आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, वैसी वस्तुएं जो जीने के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, उपभोक्ता उस पर व्यय करता ही करता है, ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में ये चीज़ें लागू होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब श्रेष्ठ वस्तु या विलासिता की वस्तु, ठीक है, जो ऐशो आराम के लिए उपभोक्ता खरीदता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़, AC, कूलर, तो ये सब चीज़ विलासिता की वस्तुएं हैं। तो वैसी वस्तुओं के संदर्भ में किस प्रकार होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा उसके उपभोग की मात्रा बढ़ेगी। और कैसे, दर क्या होगा, दर होगा बढ़ती दर से। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका उपभोग बढ़ेगा। यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि OQ1 जो है Q1 Q2 से, यहाँ पर छोटी दिख रही है लेकिन बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, OQ1 छोटी होनी चाहिए Q1 Q2 से, Q2 Q3 उससे छोटी होगी, मतलब ये बढ़ती दर से होगी। ठीक है ना, ये देखिए स्पेस बढ़ता जा रहा है सभी के बीच का। सबसे ज़्यादा Q6 और Q7, जब इनकम 300 से 350 हो गया तब बढ़ती दर से वो उपभोग इन वस्तुओं का करेगा कौन, उपभोक्ता। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हीन वस्तुओं के केस में, जिसको हम लोग निम्न वस्तु बोलते हैं, उसके केस में कैसा होगा एंजिल वक्र, तो ऐसा होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जब उपभोक्ता की आय 300 रुपये थी तो उस वस्तु पर भी वो OQ3 मात्रा उसकी खरीद रहा था, व्यय नहीं, खरीदी की मात्रा OQ3 थी। लेकिन जैसे ही बढ़कर 400 हुई तो उसकी खरीदी की मात्रा घटकर OQ2 रह गई, और फिर 500 हुई तो घटकर OQ1 होगी। मतलब जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी वैसे वैसे इस वस्तु पर की खरीदी की मात्रा घटती चली गई,
ऐसा कब हुआ? हीन वस्तु के केस में। ठीक है, तो एंजिल वक्र में हमने देखा कि ये जो है भोक्ता की आय को वस्तु के खरीदी गई मात्रा से संबंधित करता है, और आईसीसी क्या कर रहा था कि उस आय बढ़ने के साथ वस्तु पर किए जाने वाले उपभोग का विश्लेषण कर रहा, मतलब व्यय का, वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का विश्लेषण कर रहा था, और ये खरीदी गई मात्रा का। और दूसरी बात कि हम लोग वाई एक्सिस पर एंजिल वक्र में आय को लेते हैं, ठीक है, भुगता की इनकम को लेते हैं, और आईसीसी विश्लेषण में क्या लेते हैं कि वाई एक्सिस पर वस्तु वाई को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर वस्तु एक्स को लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया, धन्यवाद।